जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम 7 मई को होगा, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी एग्ज़ाम से पहले पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न है, कौन सा वेद एक रागों का संग्रह है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। टोटल वेद कितने हैं? तो कुल 4 वेद है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चारों वेदों में से कौन सा वेद एक रागों का संग्रह है। तो ये है, याद रखना है, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है और वेद 4 है। पुराण पूछा जाता है, तो टोटल पुराण 18 है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उपनिषद की कुल संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। कल के क्लास में 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। ये जो मिलान है गलत है, क्योंकि हिंद स्वराज की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की है, ये किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन देश की है, USA की है, फ्रांस या फिर डी स्विट्जरलैंड की? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ये ब्रिटेन देश की है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। USA के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो नागरिकता को लिया गया है। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस समझौता, याद रखेंगे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस की संधि कब होती है? तो 1856 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। पेरिस समझौता कब होता है? 1856 में। इसी संधि के द्वारा क्रिमियन युद्ध का अंत होता है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, फांसीवाद प्रकार की सरकार, सरकार का संसदीय स्वरूप या फिर डी सरकार का समाजवादी प्रकार? तो देखिए दोस्तों, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर सरकार का समाजवादी प्रकार, ये अंतर देखा जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लोक लेखा समिति। याद रखेंगे। अब लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार टोटल 22 सदस्य होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, और ये भी आपको बताना है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आगे देखिए, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है। सही जवाब है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, यानी कि स्थापना, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1885 में। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। इससे आपको पता चलता है आज आपने कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए, कल आपने कितने किए थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अब आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। इसलिए डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और देखिए, आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपको अंदाज़ा लगता है कल आपने कितने प्रश्नों के आंसर दिए थे, आज आपने कितने प्रश्नों के आंसर दिए हैं। फिर उसी हिसाब से आप लोग आगे की तैयारी जारी रखते हैं। इसलिए आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा? 1932 में। याद रखेंगे। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1928। 1928 में क्या हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। गांधी जी का दांडी मार्च जो है ये किसका हिस्सा था? तो देखिए, दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था, और समाप्त कब हुआ था? तो 1922 में। किसके कारण हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो होता है 1922 में, फरवरी 1922 में, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था।
एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। और देखिए दोस्तों, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कोई उच्च न्यायालय। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन में दिया गया है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। रीट जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। अब यहाँ पे बात होती है कि उच्च न्यायालय जो है ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, तो याद रखिएगा 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है। याद कर लीजिए, ये है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, इसी को बोला जाता है आबादी की वृद्धि दर। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य सागर क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, व्यास नदी। व्यास इस तरह से होता है, मांडी सिंचाई परियोजना ये व्यास नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, यानी कि हरित मंत्रालय को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी कहा जाता है हरित मंत्रालय को, याद रखेंगे। आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करके रखना। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए में दिया गया है K.R. नारायण, तो ध्यान से देख लीजिए, R.K. नारायण है ना कि K.R. नारायण, इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आंसर क्या होगा, R.K. नारायण। आगे देखिए, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट खेल में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में स्थित है। खाद्य फसलों में ये शामिल है, यानी कि खाद्य फसलों के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो सही जवाब है खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, खाद्य तिलहन, ये सभी जो है खाद्य फसलों में शामिल होते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आ गया। खाद्य फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो गेहूं है, चावल, मक्का, दाल, सोयाबीन, ये सभी क्या है, खाद्य फसल है, याद रखेंगे। और खाद्य तेल में क्या आ गया, यहाँ जो लिखा गया खाद्य तेलहन, तो खाद्य तेलहन में सरसों,
सूर्यमुखी का तेल, ये सभी खाद्य तिलहन में और खाद्यान्न में आ गया। वही दालें, मक्का, गेहूं, चावल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है, याद रखेंगे। भारत में मतदान की आयु क्या है? तो पहले भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? 18 वर्ष है, याद रखेंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया? महाकाव्य महाभारत रचा गया। चलिए आंसर बताइए। महाकाव्य महाभारत, इसकी रचना किसने की है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, वेद व्यास के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। खाली स्थान को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, यानी किस वंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, नंद वंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। अब प्रश्न ये उठता है कि नंद वंश में किस शासक को? तो नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? घनानंद। इसको हटाकर, सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था पूछा जाता है? तो वृहद्रथ। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहद्रथ, इनकी हत्या किया था। और उसके बाद आता है शुंग वंश। तो इस तरह से क्रम को ध्यान रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? नंद वंश। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। और इस युद्ध में अकबर की जीत हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अकबर के विरुद्ध लड़े थे। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा औरंगजेब, याद रखेंगे। शिवाजी जो है औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। और राणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अस्थाई अधिवास संबंधित है। तो अस्थाई अधिवास आपको याद होगा, जो कि आया था 1793 में। और इससे कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, क्या पूछा जा रहा है? स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल था 1947 से 1948। वायसराय के रूप में कार्यकाल था लॉर्ड माउंटबेटन का। आगे देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात निर्वासित कर दिया गया। कहाँ भेज दिया गया था? निर्वासित का मतलब भेजना। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात बहादुर शाह जफर को रंगून, सही जवाब क्या होगा? रंगून निर्वासित कर दिया गया। आगे देखिए, मोपला बगावत हुई, यानी मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में।
कल हमने आपको बताया था 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो हमने आपको बोला था ऑप्शन में या आपको केरल देगा या मालाबार तट। देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है केरल में। केरल में कहाँ, तो मालाबार तट। वास्को डी गामा भारत आया था। और देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बिहार के ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ। चलिए फटाफट से 33 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। सही जवाब है सी ऑप्शन। बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, अंग क्षेत्र में। याद रखना है मंजूषा चित्र शैली जो है ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो अंग क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखेंगे। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः खाली स्थान में किया जाता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग जो किया जाता है ये अर्धचालक, यहाँ पे सही जवाब होगा सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है, अर्धचालक के रूप में। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा कोलाइडल। कोलाइडल अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ठोस द्रव गैस ये होता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करेंगे फटाफट से। तो दो तत्व है कार्बन और हाइड्रोजन, जिनसे बहुत बड़ी संख्या में हम यौगिक तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन मिश्रित हीलियम को श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हीलियम। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है मिश्रित मिश्रण में, हीलियम। याद रखेंगे। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित, यहाँ पे परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है आवृत्ति में, आयाम में, तरंग दैर्घ्य में या फिर उसके वेग में। तो देखिए, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। याद कर लेंगे, उसके आयाम में। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। तो देखिए, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल होगा। सही जवाब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी के भार से कम। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को
बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, आंसर होगा पकाने का सोडा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, यानी खाने वाला सोडा बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। ये है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो 1929 में किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप सभी को याद होगा। और ये निकाला जाता है फफूंदी से, यानी फफूंद से। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त के अस्कंदन में कौन सहायता करता है? तो दोस्तों रक्त के अस्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त के अस्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है। दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। और दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। ये सभी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? यह है एम्पिसिलिन। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन एम्पिसिलिन। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में 48 प्रश्नों को ही रखा गया था। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।